एक कहानी है गौहर जान की। फिर उनको कहीं मध्य प्रदेश में बुलाया गया, कलकत्ते से जाना था उनको। और मतलब मैं कह रही हूँ, मतलब उस रुतबे की वो थी कि उन्होंने कहा कि ठीक है मैं चलूँगी, मेरा रसोइया चलेगा, मेरा हकीम चलेगा, सारी पलटन लेके हम लोग सब जाएंगे। लेकिन वो कहें कि मैं ट्रेन में ना जाऊँगी। अच्छा। अब मेरे लिए ट्रेन काफ़ी नहीं है। तो उन्होंने कहा अब क्या? तो उन्होंने कहा मेरे लिए पर्सनल ट्रेन भेजिए। और उस ज़माने में फिर पर्सनल ट्रेन आई उनके लिए। वाजिद अली शाह के किसी एक छोटे मोटे कोठे से रिकॉर्ड्स मिले, और इंटरेस्टिंगली 20 पन्नों का रेट छापा मारने के बाद जो रिकॉर्ड लिखा हुआ, हाथ से लिखा हुआ, बिल्कुल पेन्सटेकिंगली रिकॉर्ड है 20 पेजों का, कि एक छोटी सी तवाइफ के घर से क्या क्या उनको बरामद हुआ। तो उसमें सोना, चांदी, हीरे, जेवरात, चांदी के बर्तन, शैंडलियर्स, अरबी कार्पेट, दरिया, मतलब आप क्या क्या नहीं सोच सकते। एक छोटी सी तवाइफ के मतलब कोठे से बरामद हुआ। तो आप समझ सकते हैं पैसों की कोई कमी नहीं। सेक्स को अंग्रेज़ बहुत ही अलग नज़रिया से देखने लगे, और उन्होंने एक कानून निकाला, द लॉ ऑफ कंटेजियस डिजीज़। और उस कानून के बहाव में, मतलब उन्होंने सारे जो भी इस पेशे में थे सबको एक स्तर पे ले आए वो। तो बस सब लोग नाच गाने वाली हैं। और वहाँ से आई थिंक धीरे धीरे ये पेशा जो है उसका पतन शुरू हुआ। तो जितनी उनकी विरासत होती है वो लड़कियों को जाती हैं, लड़कों को नहीं। ठीक है। और लड़के वो साइड में ही रह जाते हैं, वो चाहे उनके म्यूजिशियंस एंड कुक्स और जो भी, लेकिन उनका साइड रोल है। साइड रोल है। तो मेरी किताब में प्यारे मियाँ करके एक हैं जो जिनका 2 लाइन मैं बताऊंगी, उसको ट्रांसलेट कैसे करूं, बट इसेंशली वो यही कहते हैं कि मैं लड़की क्यों नहीं पैदा हुआ। आई विश कि मेरे लंबे बाल हों और मेरे खूबसूरत हाथ हो और मेरे गाल लाल हो, लेकिन मेरे पास सिर्फ छोटे पैर हैं। AIR पे जब अगर गाने बुलाया जाए उनको मेन दरवाजे से अंदर आना अलाउड ही नहीं था। वो पीछे के प्रवेश द्वार से अंदर आएँ, वहाँ से जाएं। उसके बाद अगर श्रीमती या देवी अपने नाम के साथ वो जोड़ने लगें कि थोड़ा मतलब रेडियो पे फिर अलाउ हो जाएगा, क्योंकि अगर बिन ब्याही हो तो अलाउड नहीं था। तो बहुत आसान भी नहीं था। एक ज़माना था जब अंग्रेज़ कह रहे थे प्लीज़ आके गाइए, उसके बाद हो गया कि, और वही अंग्रेज़ जो हैं उनके लिए कुछ कर नहीं रहे थे, बल्कि अगर थोड़े बहुत सालों तक वो पेशा चलता भी तो भी इन्होंने उसकी जो है कब्र खोद। कुछ वक्त पहले मैं एक किताब पढ़ रहा था और उसमें कुछ ऐसे पेशों का जिक्र था जो किसी वक्त बहुत ज़रूरी थे और अब हैं ही नहीं। अब खोजना पड़ रहा है कि उन पेशों को वाकई कुछ लोग फॉलो कर भी रहे हैं या नहीं। और बहुत शानदार किताब थी वो। 10-12 तरह के पेशे थे। एक पेशा और है जो शायद कोई खुशी खुशी अपनाना नहीं चाहता, और हम उस पेशे को जीने वालों की रियल लाइफ के बारे में बहुत कम जानते हैं। जो कुछ जानते हैं वो या तो उपन्यासों से, कहानियों से, या फिल्मों से, या कभी किसी ने अगर डॉक्यूमेंट्री बनानी चाहिए। हमें मालूम नहीं उसमें कितना सच है, कितना झूठ है, क्योंकि वो जो दुनिया है जिस पेशे की मैं बात कर रहा हूँ वो कहीं अंधेरी सुरंग में पलती है, और आज से नहीं बल्कि अरसा हो गया है उस पेशे को लोगों को अपनाते हुए। कुछ का कहना है कि ये दुनिया के सबसे पुराने पेशों में से एक है। तवायफ इस पेशे का नाम है। तवायफें हमेशा रही हैं हिंदुस्तानी समाज में, और वो कैसे अपना पेट पालती हैं, कैसे दुनिया उन्हें देखती है, वो कैसे दुनिया को देखती हैं, कभी वो चाहें तो इस पेशे को छोड़ सकती भी हैं या नहीं, उनके बच्चे, उनकी क्या पहचान है। और आज इतने साल बाद तवाइफों के बारे में तो जाने हम कब से सुनते और देखते पढ़ते आ रहे हैं, इतने साल बाद इस पेशे की शक्ल सूरत क्या है। मेरे साथ एकता कुमार हैं। एकता कुमार ने एक बहुत शानदार किताब लिखी है इसी बैकग्राउंड पर। नाम है उसका बॉक्स ऑफ लाइज। हिस्टोरिकल फिक्शन है बेसिकली। और एकता का परिचय यूँ तो काफ़ी लंबा चौड़ा है, और हमने अभी बात की तो उन्होंने कहा कि जो समझ में आए वो परिचय दे दीजिएगा। लंबा परिचय अच्छा नहीं लगता सुनने में, लेकिन CA हैं आप, है ना। इसमें लिखा है IIM कैलकाटा से आपने MBA भी किया है, और फिर पत्रकारिता की दुनिया को भी आप छू कर गुजरी हैं, और अब आप लेखिका हैं। आपकी पहली किताब है और 2023 में आई है, और बहुत सुंदर किताब है। मैंने अब कुछ दिनों से फिक्शन पढ़ना कम कर दिया है।
लेकिन जब मैं इसे पढ़ने लगा तो उसमें हिस्ट्री का मज़ा है। तो डेफिनेटली आपने कल्पना भी की होगी और साथ में रिसर्च भी किया होगा। अगर मैं शुरू करूं ये बातचीत का सिलसिला, तो तवायफ शब्द कहाँ से आया, क्यों हम तवायफ उन्हें कहते हैं, मुझे लगता है ये सबसे सही सवाल होगा शुरू करने के लिए। तो थोड़ा बताइए। पहले आपको शुक्रिया कह लूँ कि आपने शुरुआत बहुत अच्छे अच्छे शब्दों से की, और आपका पहला प्रश्न भी बहुत ही सही है और बहुत ही कठिन भी है एक तरह से, क्योंकि तवाइफ जो शब्द है उसका अर्थ जो है वो बदलता गया। तो अगर आप 150-200 साल पहले मुझसे पूछते तो उस शब्द का अर्थ ही कुछ और था। जो तवाइफ होती थी उनका समाज में एक रुतबा था, वो अपने हुस्न और अपनी कला से हमारी संस्कृति को एक तरह से बचा के चल रही थी। और वही शब्द अंग्रेज़ों के आने के बाद समय बदल गया, और अंग्रेज़ों के आने के बाद वो शब्द टूटते टूटते अब ये हाल है कि वही शब्द गाली बन चुकी है। तो आपने शुरुआत बहुत ही कठिन प्रश्न से किया नितिन। नहीं, एक्चुअली क्या ये हमेशा से गाली नहीं था, आप ये कह रही हैं? पहले ये सम्मानजनक पेशा था? बिल्कुल। इनफैक्ट तवाइफ जो शब्द है वो एक अरबी शब्द है, तवाफ, उससे आता है, जिसका मतलब है गोल गोल घूमना। और अगर हम अपने मन में किसी को नाचते हुए अगर हमें कल्पना करनी हो तो बल्कि गोल गोल घूमना ही। तो एक्चुअली उस शब्द का अर्थ बहुत ही सुंदर है जहाँ से शुरू हुआ। और जैसे मैं कह रही थी और जैसे आपने अपने इंट्रोडक्शन में भी कहा कि उस ज़माने में सिर्फ नाच गाना नहीं था, शास्त्रीय संगीत, चाहे वो नृत्य हो, चाहे वो नाटक हो, चाहे हर तरह की वो कलाकार होती थी। वहाँ से लेकर अब तक का जो सफ़र रहा है, अब उनको अगर देखा जाए तो अगर आप तवाइफ कहें या किसी से, जैसे जिस पेशे की आप बात कर रहे थे, वहाँ सिर्फ सेक्स वर्क देखा जाता है। और मैं अपनी किताब के थ्रू और जनरली हम लोग जब बातचीत करें तो वो दायरा हमें थोड़ा बढ़ा देना चाहिए कि वो सिर्फ वो नहीं था। ओके, सिर्फ वो नहीं था का क्या ये भी मतलब है कि नाचने गाने के अलावा वो सेक्स वर्क में भी इन्वॉल्व थी हमेशा से, या फिर ऐसा बाद में हुआ है? कई थी जो वो उनके ऊपर था, कई थी जिनके पास अपना चॉइस नहीं था, उनको जाना ही पड़ा। अच्छा। और कुछ ऐसी भी थी जिन्होंने अपना नाम कमाया है अपनी कला से, अपनी आवाज़ से, अपने नृत्य से। तो अगर आप बहुत पुरानी बात किया जाए तो उस ज़माने में तो ऐसी भी थी कि सिर्फ 1-2 उनके पेट्रन्स होते थे जो ज़्यादातर अमीर होते थे, क्योंकि उनके लिए ये पेशा था। एंड ऑफ द डे पैसे तो कमाने थे उनको। तो ज़रूरी नहीं है, मैं ऐसा कहूँगी। और अगर हुआ भी तो वो एक पहलू था, उसके अलावा मतलब वो तो बहुत ही एक सीमित एक पहलू है, उसके अलावा बहुत कुछ और उनसे हमें सीखने को मिलता था। अब जैसे हम बात कर रहे हैं और बहुत लोग बताते हैं तवाइफों के बारे में कि भाई कला सीखने के लिए उनके यहाँ बहुत लोग जाते थे, कोई भी कला, तबला बहुत बढ़िया बजता था वहाँ पर, है ना, और नाचती बहुत अच्छी थी, आवाज़ बहुत बढ़िया थी, कुछ लोग सीखने के लिए भी जाते थे। जी। मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ और आप बेहतर बता पाएंगे कि उस वक्त भी जब तवाइफों का काफ़ी ज़ोर था जी, उस वक्त भी नाचने गाने वाले लोग तो और भी रहे होंगे, जैसे लोग अपने बच्चों को सिखाते हैं जी। तो सब कोई तवायफ तो नहीं बनते होंगे, है ना। तो मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ उस पेशे को। क्या हम ये मान सकते हैं कि कुछ ऐसी महिलाएं जो रोज़ी रोटी की तलाश में नाचने गाने की तरफ आईं वो तवायफ कहलाईं, और साथ में वो बाद में सेक्स वर्कर होने को भी मजबूर हुई? कुछ जैसा आपने कहा साथ साथ नाचने गाने के, और कुछ बाद में पूरी तरह मजबूर होकर। ये मैं सही समझ रहा हूँ? आपने जिस तरह से कैटेगराइज किया है तो मैं हाँ ही बोलूँगी। क्योंकि असलियत क्या है हम सिर्फ गेस कर सकते हैं, जान तो नहीं सकते। लेकिन जैसे आप जानकी बाई का नाम अगर लें तो मतलब वो सेक्स वर्कर थी या नहीं, वो या अकेले में क्या हो रहा था वो मतलब उस बात का कोई मायने ही नहीं है।
मतलब उनकी आवाज़ लता मंगेशकर के कई कई डेकेड्स पहले बिल्कुल मतलब उन्होंने अपनी आवाज़ से अपनी जगह पहचान बनाई बनाई। है ना। मतलब कहने को सुंदर तो थी नहीं, उनको छप्पन छुरी बोला जाता था क्योंकि चाकू से उनके पूरे चेहरे पे, उनके गालों पे, उनके गले पे चाकू के निशान थे। तो सुंदर तो नहीं थी। अच्छा, कौन लेकिन थी ये, कहाँ थी ये, वक्त क्या ये था? इलाहाबाद की थी। ओके। और उस समय कहते थे जब वो गाना गाती थी तो जैसे आप समझ लीजिए जैसे होली का कोई फंक्शन हुआ या तो आप सोच सकते हैं कि जैसे अंधेरे में, रात के सन्नाटे में वो स्टेज पे बैठ के अगर गाने लगती थी, उनकी आवाज़ इतनी बुलंद थी कि मतलब 1-1.5 किलोमीटर दूर तक उनका गाना सुनाई देता था। उनको ग्रामोफोन कंपनी से हज़ारों रुपए सिर्फ रिकॉर्डिंग के मिलते थे। उनके और सिर्फ पैसों और कला की बात नहीं है, उनको अपने कला पे भी इतराती थी थोड़ा, और सही है, उतराना भी चाहिए। किसी महाराजा के सामने एक बार उन्होंने कहा कि मेरी सूरत पे ना जाइए, सीरत को मूल दीजिए। तो मतलब इस तरह की औरतों की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो सेक्स वर्क में घुस के वो कॉन्वर्सेशन वो बिल्कुल अलग दिशा में चला जाता है। और मैं अपनी किताब के थ्रू, और मैं यही कह रही हूँ कि जो हमारी बातचीत है वहाँ से हट के जो दूसरे पहलू हैं वो मुझे ज़्यादा ज़रूरी लगते हैं, वो मुझे ज़्यादा रोमांचक भी लगते क्या हैं। है वो पहलू, बताइए। कहाँ से शुरू करूँ? आप जहाँ से चाहें आप। बताइए। कितनी सारी कहानियाँ हैं। आई मीन अगर आप जैसे अगर हम गूगल करें ना कि विमेन जो हमें प्रेरित करती हों भारत में, एक भी तवाइफ का नाम नहीं आएगा। सरोजनी नायडू का आएगा, संगीतकार का आएगा, हर तरह के आएंगे, एक भी तवाइफ का नाम नहीं आएगा। लेकिन अगर आप पढ़ने लगें और देखने लगें और समझने लगें उनकी कहानियाँ, तो इतनी सारी हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ से शुरू करूँ। चलिए एक से गुहार जान से बताती हूँ। ठीक है। क्योंकि वो जानी पहचानी है, वो नाम बिल्कुल। बहुत लोगों ने सुना भी होगा। और ये ऐसी औरतें थीं जो उस ज़माने की, अगर मैं मतलब हम नारीवाद पे इतनी चर्चा आज करते हैं, लेकिन इतने साल पहले उस ज़माने में अगर आप सोचें तो ये ऐसी औरतें थीं जो अपने पैसे खुद कमाती हैं, अपने पैर पे खुद खड़ी होती हैं, अपनी जीवन की निर्णय वो खुद लेती हैं। बहुत मतलब वो सिंगल मदर्स हैं, अकेले अपने बच्चे पालती हैं, और वो पढ़ी लिखी हैं और कला और संस्कृति में डूबी हुई हैं। ऐसे मौके साधारण तौर पे दूसरी औरतों को नहीं प्राप्त होते। उस ज़माने की तो बात ही नहीं अलग है, तो बिल्कुल ही नहीं। आज के ज़माने में भी वो कहाँ हैं, ऐसी औरतें बहुत कम हैं। तो अगर आप मुझसे पूछें, मुझे लगता है वो प्रोटो फेमिनिस्ट थे इन सम सेंस, कि उस ज़माने में और इतनी सारी कहानियाँ हैं। आई मीन अगर पैसों की बात की जाए तो गौहर जान ने उस ज़माने में अपनी बिल्ली के लिए हज़ारों रुपए खर्च किए शादी के लिए। मतलब कमाती बहुत भी अमीर थी तवाइफ है। बहुत एक टाइम था जब इंडिया और पाकिस्तान एक थे, तो ब्रिटिश रिकॉर्ड्स के हिसाब से वो इस हमारे देश की हाईएस्ट टैक्स पेइंग ब्रैकेट में आती थी। अच्छा। हाँ, और बल्कि आई थिंक अवध में जब द लास्ट स्टेजेस पे जब अंग्रेज़ों ने बहुत रेड्स शुरू किए, तो वाजिद अली शाह के किसी एक छोटे मोटे कोठे से रिकॉर्ड्स मिले। और इंटरेस्टिंगली 20 पन्नों का रेड छापा मारने के बाद जो रिकॉर्ड लिखा हुआ, हाथ से लिखा हुआ, बिल्कुल पेन्सटेकिंगली रिकॉर्ड है 20 पेजों का, कि एक छोटी सी तवाइफ के घर से क्या क्या उनको बरामद हुआ। तो उसमें सोना, चांदी, हीरे, जेवरात, चांदी के बर्तन, शैंडलियर्स, अरबी कार्पेट, दरिया, मतलब आप क्या क्या नहीं सोच सकते। एक छोटी सी तवाइफ के मतलब कोठे से बरामद हुआ। तो आप समझ सकते हैं पैसों की कोई कमी नहीं थी उस ज़माने में। 1 तोला सोना शायद कितने 20 या 25 रुपए का होता था, और उस ज़माने में उनको रिकॉर्डिंग पे हज़ारों रुपए मिलते थे। तो पैसा एक पहलू है कि मतलब कमाती थी, खर्चती थी,
बेगम समरू का नाम अगेन आपने सुना ही होगा। उनकी इमारतें तो, आप तो दिल्ली के हैं, मतलब इधर उधर उनकी इमारतें दिल्ली के आसपास, मेरठ में भी हैं, बिल्कुल सरधन्ना। बिल्कुल वही गढ़ था, और शानदार इमारतें उनकी कहानी बयां करती हैं। नहीं, तवायफ़ों का ये तो हम टुकड़ों में पढ़ते हैं कि तवायफ़ों का रोल कभी कहीं बहुत प्रोमिनेंट हो जाता है किसी शासक को प्रभावित करने में। कोई बड़ा फैसला है, वो किस कोठे से आया और राजा ने मान लिया, शासक ने मान लिया, ये हम टुकड़ों में तो पढ़ते हैं। लेकिन ये आपसे ही मुझे पता चल रहा है कि ये पेशा एक वक्त पर इतना मकबूलियत थी इसकी कि लोग जाते थे, इतना पैसा देते थे, और अंग्रेज़ों की भी उस पर पूरी नज़र थी। हुआ क्या, मतलब अगर ये पेशा था, लोग भी इसमें ठीक ठाक थे और पब्लिक भी जाती थी सुनने, बड़े लोग जाते थे, पैसा देते थे, फिर क्या हुआ, इतनी बुरी हालत क्यों हो गई? तवायफें तो अभी भी हैं। तो उसका एक वर्ड अगर आंसर देना हो तो मैं कहूँगी अंग्रेज़, और थोड़ा लंबा अगर उत्तर देना हो तो अंग्रेज़ों के आने के बाद ये 1857 की म्यूटनी में तवायफ़ों का तो आपको भी पता होगा, उन्होंने तो बंदूक तक उठाए थे कईयों ने। और उसके बाद जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपनी जगह बनाने लगी, तो वो अपने साथ अपने मॉरल्स और वैल्यूज़ लेके आए, और विक्टोरियन वैल्यूज़ जो हैं वो बहुत ही सख्त हैं, और सेक्स को अंग्रेज़ बहुत ही अलग नज़रिया से देखने लगे, और उन्होंने एक कानून निकाला, द लॉ ऑफ कंटेजियस डिजीज़, और उस कानून के बहाव में, मतलब उन्होंने सारे जो भी इस पेशे में थे सबको एक स्तर पे ले आए वो। तो बस सब लोग नाच गाने वाली हैं, और वहाँ से आई थिंक धीरे धीरे ये पेशा जो है उसका पतन शुरू हुआ एक तरह से, क्योंकि कानून से दबाव पड़ने लगा। अंग्रेज़ों से तो पढ़ ही रहा था, हमारे खुद के राष्ट्रीय जो नेता थे उस ज़माने में, उन्होंने भी साथ नहीं दिया। तो ऐसे तो मतलब ये तो इतिहास में मतलब खुली बात है, कोई राज की बात नहीं है कि गांधी जी और कई और नेताओं ने कई बार, एक बार नहीं कई बार और कई मंचों पर इस पेशे की निंदा की है। और तो जब आपके खुद के नेता उस नज़र से आपको देखें, धीरे धीरे समाज का रुख भी बदलने लगता है, लोग भी फिर उसी नज़रिए से देखने लगते हैं, और ये सब 2 दिन में नहीं होता है, सालों में धीरे धीरे करके वो ख़त्म होने लगा। मैं थोड़ा सा ना अभी भी समझने की कोशिश में हूँ कि देखिए, नाचने गाने का जो शौक़ है वो तो बंगाल में देखिए हमेशा से था, जैसे खास कर कह रहा हूँ मैं, अभी भी है, घर में कोई ना कोई अपने बच्चे को कुछ सिखाता है, और तब भी शोज़ होते थे, लोग अलग अलग शहरों में जाते थे, प्रदर्शन करते थे। वो एकदम मतलब वो है, ठीक है, ये अलग है। कोई तवायफ लेकिन कब हो जाता है? क्या तब हो जाता है जब यही व्यक्ति जो अलग अलग जगह शोज़ कर रहा है, अगर वो कोठे पे नाचे तो उसे तवायफ कहते हैं, या जब वो प्लस सेक्स वर्क भी करे, सेक्स वर्कर भी बने, तो तवायफ कहलाते हैं? या इसका कोई, मैं समझ रहा हूँ कि इसका कोई एक साफ ऐसा कैटेगराइजेशन है ही नहीं? नहीं, मुझे लगता है कोठों से उनका एसोसिएशन तो रहा ही है, और जैसे आप कह रहे हैं, उनको उस ज़माने में अगर कोई महफ़िल सजाना होता था, बच्चे का जन्म हुआ, शादी हुआ, या किसी को महफ़िल मुशायरा कुछ भी सजाना होता था, तो एंटरटेनमेंट के लिए किसी को बुलाया जाता था, तो उन्हें बुलाया जाता था। तो और उनका फिर, और उसमें भी कैटेगरीज होते थे, सबको नहीं निमंत्रण जाता था, और सबको पैसे नहीं दिए जाते थे। तो जो बिल्कुल ही सबसे ऊपर स्तर पे थे वो तवायफ कहलाते थे। तो एक कहानी है गौहर जान की, फिर उनको कहीं मध्य प्रदेश में बुलाया गया, कलकत्ते से जाना था उनको, और मतलब मैं कह रही हूँ, मतलब उस रुतबे की वो थी कि उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं चलूँगी, मेरा रसोइया चलेगा, मेरा हकीम चलेगा, सारी पलटन लेके हम लोग सब जाएंगे, लेकिन वो कहें कि मैं ट्रेन में ना जाऊँगी। अच्छा। अब मेरे लिए ट्रेन काफ़ी नहीं है। तो उन्होंने कहा अब क्या? तो उन्होंने कहा मेरे लिए पर्सनल ट्रेन भेजिए, और उस ज़माने में फिर पर्सनल ट्रेन आई उनके लिए। अब वो तो उस लेवल की थी, लेकिन उनसे अब वो तो बिल्कुल ऊंचे स्तर पे थी, उनसे भी नीचे जो थी, जो कमाती थी, जो महफिलें सजाती थी, उनको तवायफ कहा जाता था। जैसे आप कह रहे थे, अमीर घराने के लड़कों को भेजा जाता था कि थोड़ी तहजीब सीख लें, तमीज़ सीख लें, उठना बैठना सीख लें, पान कैसे मुंह में डालते हैं सीख लें।
तो ये कोठे सारा तहजीब के गढ़ थे एक समय। बिल्कुल। इनफैक्ट कहते हैं 64 आर्ट्स जिसको कहते हैं उनको उनको सब आना चाहिए। 64 कलाओं में निपुण, 64 बिल्कुल बिल्कुल। उनमें से एक ये भी, एक दो ये भी। अच्छा, आप कैसे इस विषय पर कूद पड़ी? मतलब आपकी पहली किताब है और हिस्टोरिकल फिक्शन है, कहाँ से आपको आइडिया आया? क्या है इस कहानी में? पूरी तो नहीं पूछूंगा, फिर भी कुछ तो ग्लिम्स दीजिए। और हिस्टोरिकल फिक्शन कह रही हैं आप इसे, हिस्ट्री कितनी है, फिक्शन कितना है इसमें? ये तो आपने फिर मैथमेटिक्स वाला सवाल पूछ लिया नितिन। लेकिन आई थिंक ऐसा कोई बहुत कम होंगे जिनको अतीत में झांकना अच्छा नहीं लगे। थोड़ी सी रुचि इतिहास में आई थिंक हम सबके अंदर है। आप खुद हिस्ट्री का शो करते हैं तो ये सवाल ठीक सवाल है नहीं वैसे। लेकिन थोड़ा सा जानना अच्छा रहता है कि वो समय जो बीत गया वो कैसा था, वहाँ लोग कैसे थे, वो बोलते कैसे थे, वो करते क्या थे। तो दिमाग में हमेशा उन जो बीत गई वो कहानियाँ अच्छी लगती हैं। पर फिर भी कोई तो मौका होगा जब आपको लगा होगा किस पर लिखना चाहिए। मुझे नहीं ऐसा कोई, एक्चुअली सच बताऊँ तो ऐसा कुछ था नहीं। कहानियाँ बताना अच्छा लगता है और बचपन से किसी ना किसी मौका ढूंढ के कुछ ना कुछ कहानियाँ रचती रहती थी। और ये पर्टिकुलर किताब अगर आप पूछें क्यों मैंने लिखा, उसका जवाब मेरे पास नहीं है। लेकिन जब मैं लिख रही थी उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि जो कैरेक्टर है, रसीली नाम है, जो तवाइफ है मेरी किताब का, उसका नाम रसीली है। जब मैं उसके बारे में लिख रही थी आई रियलाइज्ड कि रसीली के पीछे छुपी हुई इतनी सारी कहानियाँ हैं जो खो गई हैं। इतिहास में इतिहास चुन के कुछ पहलुओं को हमारे सामने लाता है और कुछ पहलू खो जाते हैं। और रसीली के माध्यम से मैं वो थोड़े थोड़े जैसे आपको बताऊं, ये मेरी इनफैक्ट किताब में भी एक कहीं मैंने इसका इस्तेमाल किया है कि जब गौहर जान अपनी पहली रिकॉर्डिंग में गई, उनके पास दिमाग था कि उनको समझ आ रहा था कि मतलब ये पेशा का एंड डेट भी है, वो जब उम्र होने लगती है तो कुछ और भी चाहिए, मेरी किताब में भी। तो जब वो पहली बार रिकॉर्डिंग में गई तो वो अपनी साड़ी पहन के गई, खूब गहरे रंग की साड़ी, और उस पर बिल्कुल ही सोने की एम्ब्रॉयडरी और पूरे अपने जेवरात एंड ऑल पहन के रिकॉर्डिंग में गई। तो उनको कहा गया कि ज़ोर से गाइए, तो वो गाने लगी। तो उनको कहा गया कि टेबल पे खड़े हो के बिना डरे गाइए और ग्रामोफोन के अंदर मुंह घुसा के गाइए ताकि वो सुई हिले थोड़ा सा। तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा, वो बिल्कुल वो सीन मेरे दिमाग में अटक गया था। और जब गाना ख़त्म हुआ तो उन्होंने ज़ोर से कहा, और इसी में उनकी आत्मविश्वास या कॉन्फिडेंस झलकता है। जब वो 3 मिनट का होता था रिकॉर्डिंग उस ज़माने में, जब ख़त्म हुआ तो ज़ोर से उन्होंने कहा, माई नेम इज़ गौहर जान। और वो लेबलिंग के हिसाब से कहा होगा, लेकिन वो फिर उनका सिग्नेचर स्टाइल बन गया। अच्छा, तो मुझे ये चीज़ें अच्छी लगती हैं कि जैसे हम फिल्मों की बात करें या जो जिस तवाइफ से हम वाकिफ़ हैं, जिस तवाइफ से ज़्यादातर लोग वाकिफ़ हैं, वो बिल्कुल एक बहुत ही सीमित रूप से हम उनको देखते हैं कि बहुत सुंदर होंगी, गाना बहुत अच्छा गाती होंगी, बहुत ग्रेसफुल होंगी और किसी शराबी से के इश्क में दीवानी होंगी, बस उतने तक ही है। लेकिन असलियत में वो औरतें थी जो इनक्रेडिबली कॉम्प्लेक्स थी। और आई थिंक जब मैं लिख रही थी मुझे ये अच्छा लगा कि मेरी तवाइफ जो है वो बिल्कुल उसके दांत हैं, वो काटती है। पर इसमें हिस्ट्री कितनी है? हिस्ट्री इज़ द बैकड्रॉप। तो क्योंकि जिन्हें भाई ऑब्वियसली आपकी किताब आई है, सब तो नहीं बताना मुझे, पर ये तो मैं बताऊंगा क्योंकि वो मुझे सबसे इंटरेस्टिंग लगा कि जो आप बैकड्रॉप की बात कर रही हैं, ये आज़ादी से पहले का वक्त है और अंग्रेज़ हैं इस कहानी में, और जो अमीर लोग हैं वो कोठों पर जा रहे हैं, कोठे गुलजार हैं, तवाइफें अपने शबाब पर हैं, कुछ की हालत भी ख़राब है। और आपने इसमें जो कैरेक्टर्स खड़े किए हैं वो एक दूसरे से जुदा हैं, पेशा भले ही एक है ना। और सिर्फ महिलाएं नहीं हैं इसमें, पुरुष भी हैं।
उन्हें भी आपने इस्टेब्लिश किया, बड़ा इंटरेस्टिंग है वो। तो मैं पॉडकास्ट के लिहाज से समझना चाह रहा हूँ, ये तो मैं कहूँगा कि लोग किताब भी पढ़ें, क्योंकि हमेशा हर बात हिस्टोरिकल फैक्ट्स में सामने नहीं आती, बल्कि कई बार उसके लिए ज़रूरी हिस्टोरिकल फिक्शन भी होते हैं। ये उसी में से एक है। पर मुझे ये बताइए कि कितनी हिस्ट्री इसमें आपने रखने की कोशिश की है, क्या क्या जो उसमें लिखा है वो असल में हुआ था, ताकि जब कोई इसे पढ़े तो उसके जहन में हो कि ये वाकई घटा था और ये आपकी कल्पना है। आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग एक बात कही अभी कि हिस्ट्री अगर जानना हो तो हिस्ट्री की किताबें ही ना पढ़ें। अगर आप किसी भी टॉपिक पे रिसर्च करने चाहें तो जो इतिहास की जो किताबें हो जाती हैं वो कभी कभी बहुत ही एकेडमिक हो जाती हैं, बोझिल हो बहुत ही जाती हैं। वो बोझ हो जाती हैं पढ़ना समझना। उसी को अगर एक कहानी के रूप से बताया जाए तो वो याद रह जाती हैं। और मुझे लगता है कि इसीलिए हिस्टोरिकल फिक्शन न केवल मेरी किताब, मैं कह रही हूँ जनरली, इसीलिए कहानियों का महत्व मेरी ज़िंदगी में बहुत है, क्योंकि कहानियाँ याद रह जाती हैं। बॉक्स ऑफ लाइज में बैकड्रॉप जैसे आपने कहा आज़ादी का माहौल है, हर जगह नारे लग रहे हैं, चौरी चौरा इंसिडेंट का जिक्र है और क्विट इंडिया मूवमेंट वगैरह। लेकिन मुझे जो वो बैकड्रॉप है, ऊपर दुनिया में हलचल मची हुई है। हमारे नेता हैं वो भी थोड़ा बहुत झलकते हैं किताब में, टैगोर झलकते हैं जो हो रहा है। लेकिन अगर देखा जाए, जब घरों में झांकने लगो, वो देश के लेवल पे हो रहा है, लेकिन अगर घरों में झांका तो इंसान ही है। कोई किसी से मोहब्बत कर रहा है, कोई नाराज़ हो रहा है, कोई किसी के सर पे मंडरा रहा है, कोई गुस्ताख है। तो मुझे वो अच्छा लगा कि मतलब बैकड्रॉप जो है लेकिन हम इंसान ही हैं, उसी उसी तोल मोल में हम भी घुसे हुए हैं, जूझ रहे हैं, अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। ये आपने जो बात कही है वो एग्जैक्टली वही है। जैसे अक्सर कहा जाता है कि इतिहास शासकों का लिखा जाता है, आम लोगों का लिखता नहीं है कोई, क्योंकि आम लोगों पर नज़र नहीं आती इतिहासकारों की। तो ये बहुत अच्छी बात आपने कही। इसकी बहुत शिकायत भी होती है कि आम लोगों के बारे में कौन बताएगा कि उस कालखंड में, उस पर्टिकुलर पीरियड में वो क्या कर रहे थे। तो इस लिहाज से मेरा ख्याल है ये बहुत सुंदर किताब होगी कि आपने इसमें आम लोगों के बारे में भी बताया जो आप कह रही तो हैं। आपने एक छोटी सी चीज़ मैं आपको इंटरप्ट करके बताऊंगी। जब किताब के पहले 2 पन्नों में बेसिकली एक जलसा जा रहा है, अब तुरंत मतलब हमारे देश को आज़ादी मिली, मशाल वगैरह लेके लोग निकल रहे हैं। उस ज़माने में ये मुझे भी नहीं पता था, और मुझे पता चला, मुझे जैसे आप कह रहे हैं वो आम लोग क्या कर रहे थे। जो हलवाई की दुकान थे, उस जुनून में और उत्साह में सारी रात बैठ के मोतीचूर के लड्डू बना के फ्री में लोगों को खिला रहे थे। अब मैंने भी इतिहास पढ़ा है और मुझे भी हिस्ट्री बहुत अच्छी लगती है, लेकिन ये ज़रा सा ऐसा हुआ है। तो मुझे ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं ये कभी कभी कहानी के ज़रिए बताना आसान हो जाता है। इसमें जो 2 बड़े महिला पात्र हैं, दोनों फिक्शियस हैं। बिल्कुल। लेकिन उनमें कहीं कहीं कभी कभी कोई असली पात्र भी झलकता है। उन असली पात्रों में से एक का नाम आपने अभी लिया, गौहर जान का। उनकी तो बात आपने काफ़ी की। जानकी इलाहाबादी, मैं ठीक नाम ले रहा हूँ? बिल्कुल। इनकी क्या कहानी है, ये कौन थी? जानकी बाई इलाहाबादी का नाम, अगर मतलब इलाहाबाद तो उनके नाम में ही घुसा हुआ है। इलाहाबाद में एक समय था जब उनका गाना और शहर मतलब आपस में बिल्कुल जुड़े हुए थे, उनको अलग करना संभव ही नहीं था। जो इलाहाबाद की संस्कृति और कल्चरल रोड मैप जिसको कहते हैं, वो बिल्कुल ही उनसे जुड़ी हुई थी। मतलब इलाहाबाद की उस वक्त कई पहचानों में से एक ये भी थी। मतलब और हम कब की बात कर रहे हैं, साल बताते चलिए आसपास, थोड़ा सा आइडिया और पीरियड। ये मतलब 100 साल पुरानी बात होगी। अच्छा, ठीक है। करीबन गौहर जान के टाइम की थी, बल्कि वो एक दूसरे के कंपेटिटर्स थे एक तरह से। अच्छा। तो एक बार आई बिलीव एक मंच पे दोनों ने परफॉर्म किया था और दोनों ने गाना गाया और शायद जीत इनकी हुई थी। तो इनका रुतबा भी कुछ और ही था, मतलब उस ज़माने का, जैसे मैंने उनकी आवाज़ का, उनकी पहचान उनकी आवाज़ थी। और जैसे मैंने कहा, जानकी बाई का चेहरा बिल्कुल ही कटा पिटा हुआ था, और फिर भी उनके आसपास लोग मंडराते रहे, क्योंकि उनकी कला की वजह से। और
उनकी भी स्टोरी कहानी काफ़ी दर्दनाक ही है, क्योंकि ठीक से किसी को पता नहीं है, लेकिन उनको 56 छुरी इसीलिए कहते थे क्योंकि उनके चेहरे पे 56 दाग थे, कटे हुए वो थे। और शायद उनकी सौतेली माँ के प्रेमी उन्होंने उन दोनों को एक साथ देख लिया था। अच्छा। तो कहते हैं तो शायद उनके प्रेमी ने बर्फ़ तोड़ने वाली चाकू से वार किया। एक और कहानी है कि हो सकता है कि किसी प्रेमी को उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया था, तो शायद उसकी वजह से उसने हमला किया। हाँ, बट लेकिन आप समझ सकते हैं एक औरत के लिए चेहरा बहुत ज़रूरी होता है, और अगर पूरा कटा हुआ चेहरा लेके आप तवाइफ हों उसी वेश पोशाक में और गाना गा रहे हैं, और मतलब किस तरह का उनका मेंटल स्टेट क्या होगा, उनका कॉन्फिडेंस लेवल क्या होगा, उनका पैशन क्या होगा, मतलब ये सोचने वाली बात है कि वो किस तरह की रही होंगी। लेकिन इसी कोठे पर सिर्फ महिलाएं तो थी नहीं, पुरुष भी थे, और आपकी किताब में भी है। थोड़ा उनके बारे में बताइए, वो क्या करते हैं वहाँ पे, क्या रोल है? पुरुषों का बहुत ही इंटरेस्टिंग रोल है कोठों में, क्योंकि समाज में हमारा समाज ये कोई मतलब राज की बात तो है नहीं कि बिल्कुल पुरुष प्रधान समाज है, लेकिन कोठे में जो समाज के कानून हैं वो उलट जाते हैं। हायरार्की कुछ और है वहाँ। बिल्कुल उलट जाते हैं। वहाँ बेटियों का पैदा होना सेलिब्रेशन का कारण हो जाती हैं। अच्छा। लेकिन ऑफ कोर्स बेटियां पैदा हुई, लगता है कि ये विरासत ये आगे बढ़ाएंगी। बिल्कुल जो जितनी उनकी विरासत होती है वो लड़कियों को जाती हैं, लड़कों को नहीं। ठीक है। और लड़के वो साइड में ही रह जाते हैं, वो चाहे उनके म्यूजिशियंस एंड कुक्स और जो भी, लेकिन उनका साइड रोल है, साइड रोल ही है। तो मेरी किताब में प्यारे मियाँ करके एक हैं जो जिनका 2 लाइन मैं बताऊंगी, उसको ट्रांसलेट कैसे करूं, बट इसेंशली वो यही कहते हैं कि मैं लड़की क्यों नहीं पैदा हुआ, आई विश कि मेरे लंबे बाल हों और मेरे खूबसूरत हाथ हो और मेरे गाल लाल हो, लेकिन मेरे पास सिर्फ छोटे पैर हैं। तो लड़कों का किरदार कर क्या रहे हैं, लेकिन वहाँ लड़के तबला बजा रहे हैं, और उनके उस्ताद ज़्यादातर हाँ, पुरुष होते थे, पुरुष थे, और परफॉर्मर महिलाएं थी, परफॉर्मर्स महिलाएं थे। और उस्ताद का रोल बहुत ही क्रिटिकल था क्योंकि घंटों रियाज होता था। जैसे मैंने आपसे कहा कि शास्त्रीय संगीत और उसमें लगन, उसमें समय देना, जैसे मैंने कहा उस ज़माने में माइक्स नहीं होते थे, तो अपनी आवाज़ को इतना तेज़ करो और बुलंद करो कि सुनाई दे ऑडियंस को, तो रियाज ज़रूरी था। हायरार्की भी थी कुछ, हायरार्की वहाँ थी। ऑफ कोर्स, आई मीन लड़कियों में भी थी, और उस्ताद की जगह उस्ताद की है, और रसोइये की जगह खानसामे की जगह अपनी। तो पॉलिटिक्स भी होगी फिर कोठों में, और आपस में कंपटीशन भी फिर होगा। वो तो जहाँ 2 आदमी औरत कहीं भी छोड़े तो होता ही है। तो मैं इस किताब में भी देख रहा था कुछ कंपटीशन है कि ये जो ग्राहक है, ये जो आने वाला है, कहीं और न चला जाए। हाँ। है ना। तो जब आप रिसर्च कर रही थी, पढ़ रही थी इस बारे में, तो क्या आपको कुछ ऐसे शहर या ऐसे कोठे दिखाई दिए जिनका उल्लेख करना चाहिए कि इन पर रौनक ज़्यादा थी, ये ज़्यादा मकबूल थे लोगों में उस वक्त? तो भारत में ऐसे कई हैं, कई शहरों में बहुत ही नामी जगह हैं जो सदियों से चले आ रहे हैं, जैसे कोलकाता का सोनागाछी हो गया, या मुंबई का कामथीपुरा हो गया, या फिर लाहौर जो अब पाकिस्तान में है, वहाँ की हीरा मंडी, और मुजफ्फरनगर में भी एक है, मैं भूल रही, मुजफ्फरपुर में भी क्या नाम है? हाँ, ऑफ कोर्स। तो ये सब गढ़ होते थे जहाँ मतलब सदियों से अलग अलग कारण से शुरू हुआ, लेकिन वो गढ़ बन गया कि वहाँ हज़ारों औरतें नाच गाना और वैश्या का पेशा मतलब सदियों से चला आ रहा है, कोई नई बात नहीं है। तो वहाँ रंगीनियाँ ऑब्वियसली अलग होती थी, लेकिन अब राजा महाराजा के महलों में भी होती है, लेकिन वो अलग तरह से। तो सबको वही मैं बार बार वही कह रही हूँ कि जब अंग्रेज़ भी आए तो उन्होंने सबको एक स्तर पे ले आए। वो सब एक स्तर पे होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये पेशा एक है ही नहीं। मतलब आप कह रही हैं कि अंग्रेज़ों को पेशा समझ में आया नहीं, या वो समझना चाहते नहीं थे। वो जहाँ से आए खुद तो लेकिन जाते थे। ऐसे तो बहुत वाक़ये हैं जब बड़े बड़े अंग्रेज़ कोठों पर दिखाई दिए, शादियां हुई, संबंध बने। बिल्कुल, बल्कि मेरी किताब में भी रसीली समझ गई थी कि अंग्रेज़ों का ज़माना है तो जल्दी से एक अंग्रेज़ पकड़ लेना चाहिए, और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बेगम समरू के साथ भी यही हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल, इनफैक्ट बेगम समरू के साथ एक जर्मन थे, अंग्रेज़ नहीं थे, वो जर्मन थे, और
अगेन मतलब मुझे लगता है उन औरतों में भी दिमाग था कि उनको समझ, वो उन्होंने फिर क्रिश्चियनिटी में उन्होंने बिल्कुल। अपना बेगम समरू मज़हब ने भी बाद में बदला। सरधना में बड़ा चर्च बना और आज भी बहुत बड़ी संख्या में लोग जुटते हैं वहाँ साल भर में। और मतलब बेगम समरू का बड़ा नाम है क्रिश्चियनिटी को फैलाने में इंडिया में भी। बिल्कुल। और आपने उस गिरजाघर की बात की तो एक ज़रा सा मैं आपको बताऊंगी कि उस ज़माने में ह्यूज मतलब विशाल गिरजाघर उन्होंने बनवाया। बहुत। उस ज़माने में उनको समझ थी कि उन्होंने एक इटालियन आर्किटेक्ट को बुलाया, हाँ, शिल्पी बाहर से आए, बिल्कुल। जो पोप है वो इतना इम्प्रेस हो गए कि वो महज एक चर्च से उन्होंने अपग्रेड करके बोला ये बेसिलिका हो। तो मतलब उस ज़माने में एम्बिशन और आज भी आप अगर वहाँ जाएं तो वो गांव है, कस्बा है सरधना, आप एक गए तरह हैं? से बस। हाँ हाँ बिल्कुल। अरे वाह, मैं गया ही नहीं हूँ, बल्कि मैंने 10-12 साल वहीं बिताए हैं। वाह। तो आप वहाँ जाएं तो लगता नहीं है कि इतनी खूबसूरत जगह भी आने वाली है जब उन रास्तों से होकर गुजरते हैं। और वो सोचिए कि दिल्ली में थी, किसी वक्त नाचती थी और फिर महारानी भी बनी, मतलब सरधना रियासत ही थी। और इनफैक्ट उनकी बनाई हुई बहुत सारी बिल्डिंग्स पुरानी दिल्ली में अभी भी हैं। बिल्कुल। और उनके जाने के बाद बहुत तरह के कामों में उन्हें इस्तेमाल किया गया बिल्डिंग्स को, और अभी भी हैं। यस। तो ये एक शायद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ऑफिस बिल्कुल भी है। जब आप चांदनी चौक जाते हैं हाँ, उस सड़क बिल्कुल। पर बिल्डिंग है। बिल्कुल। तो इनफैक्ट ये फिर मुझे आपसे पूछना चाहिए, नहीं मुझे आपसे पूछना चाहिए कि आप अगर वहाँ रहे हैं और सदना के हैं, तो जैसे हम पहले बात कर रहे थे, कितने लोग हैं जो उनको याद करते हैं और कितने स्पेशली जो नई पीढ़ी के लोग हैं उनको याद है, कोई उनके बारे में बात करता है? और मैं बोलने वाली थी, आशा है आप बोलेंगे हाँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब कोई याद नहीं करता उस तरह से। जो याद करने वाले हैं वो बस जानते हैं कि कोई नाचने वाली थी जिसने बनाया। लेकिन वो जो एक पूरी जर्नी है वो, प्लस जो आप पहलू अभी बता रही थी बहुत सारे, देखिए ये एक पहलू हो सकता है कि वो तवायफ थी, सेक्स वर्कर्स भी हो सकती हैं वो। लेकिन जो दूसरे पहलू हैं, जैसे एक ये हुआ बेगम समरू का कि कला की बड़ी पारखी थी, तो इटली से बुलाना और चित्र उससे बनवाना और पर्सनली इंटरेस्ट लेना उस चीज़ में। और खर्चा तो उन्होंने आंख मूंद के किया है, क्योंकि उन्हें पता था कि वो जो बनवा रही हैं उसका ऐतिहासिक महत्व भी होगा और सौंदर्य भी। तो बनवा देना एक अलग बात है, लेकिन खूबसूरत बनवाना, मॉनिटरिंग करते हुए बैठ के वहाँ पे पूरी। और आप विजुअली जो बात कर रहे हैं, मतलब इमारतें ऑफ कोर्स, मैं कह रही हूँ अगर आप उनको भी अगर आप सोचें ना, वो बड़ी नहीं थी, वो 4.5 फीट की थी, छोटी सी थी। और आप इमेजिन करिए, मतलब 4.5 फीट की औरत सर पे पगड़ी बांध के, घोड़े पे चढ़ के, 4000 की सेना, अंग्रेज और 6 फुट के वो शासन प्रशासन भी संभालना। बिल्कुल। और वो उनको युद्ध पे ले जा रही हैं घोड़े चढ़ा के। मतलब ऐसी औरतों का जिक्र, काफी दबदबा था उनका। बिल्कुल। अंग्रेज भी लोहा मानते थे, क्योंकि उन्होंने सिर्फ नाचने वाली जो छवि है उसे तोड़कर एक बढ़िया शासक प्रशासक की छवि भी बनाई थी। और उनमें दिमाग था कि उन्होंने समझा कि अगर अंग्रेज़ों का ज़माना है तो उनसे कैसे घुल मिल के डील कैसे करें। बिल्कुल। तो यही मैं आपसे कह रहा था कि जब आप इतने सारे नाम ले रही थी, तो अभी तो बहुत उन्हें आप कह सकती सीमित कर दिया कि बस वो सेक्स वर्कर हैं। लेकिन इस पेशे से जो जुड़ा हुनर था वो नज़रअंदाज हुआ अंग्रेज़ों से, और बाद के दिनों में तो खैर उनको कोई तवज्जो मिली ही नहीं। अब तो हम उन्हें समाज का एक ऐसा हिस्सा मानकर छोड़ देते हैं जो है तो समाज में, लेकिन हम उसे देखना नहीं चाहते। और कभी ना कभी इस शब्द से गुजरते सब हैं। इनफैक्ट हिंदी फिल्मों में तवायफों को बहुत खूब दिखाया है ढंग से। 70-80 के दशक में तो बड़ा आम था कोठा दिखाना, है ना। और जितना मुझे याद है तो रेखा ने तो बड़े शानदार रोल किए। उमराव जान की भी हम बात कर रहे थे। मैं बोलने वाली थी, आप कब बोलेंगे? बिकॉज कोई भी डिस्कशन तवायफ पे हो तो उमराव जान तो आना ही है। असल में थी क्या उमराव जान? नहीं, वो काल्पनिक थी। लेकिन आप जो कह रहे हैं, बहुत आपने ज़रूरी कहा बात की कि हमारे बचपन में या बहुत लोगों के लिए फिल्में एक ज़ायरा है इतिहास को जानने का। और तवायफों का एक स्टीरियोटाइप कैरेक्टराइजेशन जो है वो बिल्कुल, जैसे मैं कह रही थी, सबके सब रेखा जैसी सुंदर हैं, सबके सब बहुत अच्छा गाना गाती हैं, देवदास, पाकीज़ा, इतनी सारी फिल्में हैं। लेकिन कहीं पे हमें ये याद रखना है कि वो बहुत ही वो असली औरतें थीं। और जितनी भी सुंदर और जितनी भी टैलेंटेड हों, मुझे अच्छा लगता है सोच के कि सर पे ना छोटे छोटे सबके सींग हैं।
वो भी हाँ, वो सच है। ज़रूरी भी है सर्वाइवल के लिए। बिल्कुल। पर मैं ये देख रहा था कि जैसे हमने किन्नरों पर भी पॉडकास्ट किए, तो वहाँ भी ये बात हुई कि देखिए आप इन्हें भले ही नज़रअंदाज करते रहिए, लेकिन सोसाइटी के लिए ज़रूरी है वो, और सोसाइटी इस बात को मानती भी है पार्शली कि वो ज़रूरी तो हैं। बिल्कुल। इसी तरह जब मैं पढ़ रहा था, और मेरा ख्याल है देवदास फिल्म में भी इसका जिक्र है कि दुर्गा पूजा के लिए मिट्टी तवायफों के यहाँ से आती है। ये क्या कहानी है? बिल्कुल। तो जैसे हमारे मत्स्य पुराण तक में, वो इतनी पुरानी बात मैं कह रही हूँ, वहाँ तक लिखा हुआ है कि वैश्याओं वैश्याएं का कोई कुछ भी बहुत शुभ माना जाता है। तो जैसे दुर्गा पूजा में जो दुर्गा की मूर्ति बनती है, वो एक जो पहला मतलब मिट्टी का ढेला आता है, वो तवाइफ के आंगन से आता है। आई थिंक दक्षिण भारत में जब शादियां होती हैं तो मंगलसूत्र शायद अगेन वैश्याओं के घर से में बनता था, क्योंकि उनका तो वही कह रहे हैं हम, तब से यही बात कह रहे हैं कि उस ज़माने में जो था समय और बदलाव, मतलब कितना कुछ बदल गया कि उस ज़माने में जो उनको इम्पोर्टेंस दिया ऐसे जाता कई था। पेशे हैं जिनकी मैं शुरू में ही बात कर रहा था। ऐसे कई पेशे हैं, इस पेशे को तो लेकर देखिए एक नेगेटिविटी जुड़ी है फिर भी, लेकिन ऐसे कई पेशे हैं जो वैसे बिल्कुल नेगेटिव है नहीं, लेकिन वो ख़त्म होते चले गए, तो शायद ये भी उनमें से एक है। और सही है नितिन, आई मीन मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बिल्कुल हमें वो करना चाहिए जैसे वो थे, मैं वो नहीं कह रही हूँ, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि जैसे वो थे इतिहास को, और हमें वो उनको वो दर्जा, Acknowledge करें। हाँ, और दर्जा दें, और एटलीस्ट जाने तो सही। सही। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अभी भी वैसे होना चाहिए और ऐसे नहीं होना चाहिए, वो तो समय का तो स्वभाव है कि बदलाव तो लाएगा ही। सही। लेकिन मैंने आपको बताया था कि हमारा ग्रुप है पढ़ाकू पार्टी, उसमें बहुत सारे सवाल आते हैं। एक राजेश हैं, राजेश जी ने ये भी बताया कि प्रभात रंजन है एक बहुत बढ़िया लेखक और अनुवादक, उन्होंने कोठा गोई एक किताब लिखी थी, तो उसे भी पढ़ सकते हैं जिनका इंटरेस्ट है थोड़ा इसे समझने में कि ये क्या कल्चर था, ये क्या काम था। और उन्होंने एक किस्सा भी बताया है कि पूरबिया संगीत सम्राट थे महेंद्र मिश्र। कहते हैं कि जब महेंद्र मिश्र को अंग्रेज़ों ने गिरफ्तार किया तो उस वक्त की जो नामी तवायफ़ें थीं, उन्होंने मिश्र साहब की जमानत के लिए बैरिस्टर के टेबल पर अपने गहने उतार कर रख दिया वाह था। वाह, तो जैसे हम बहुत सारे किस्से कह रहे हैं, मतलब कोठों से बाहर निकलकर भी बहुत कुछ और किया तो है। एकजुट होके आज़ादी के समय में एक तवाइफ समाज बना था। अच्छा। वो एकजुट होके फिर से कि हम लोग एक साथ कम्युनिटी के हिसाब से हम आज़ादी के लिए कुछ करें। वो अलग बात है कि उनसे पैसे लेने में हिचकिचा रहे थे कांग्रेस पार्टी, लेकिन जैसे आपने कहा ये कितनी प्यारी कहानी है। बीच बीच में कितनी सारी कहानियां हैं इस तरह से कि उन्होंने, वो चाहती थी कि कुछ करें। हाँ, मतलब पेशा उनका भले ही ऐसा हो कि आप उसे स्वीकार ना कर सकें, लेकिन समाज में जो कुछ हो रहा था, जो उथल पुथल थी, उससे वो बेपरवाह तो नहीं थी। बिल्कुल। हुस्नाबाई, बल्कि गांधी जी ने उनके पैसे लेने से इनकार कर दिया, और जब वो गई पैसे लेके तो उन्होंने कह दिया कि आप अपना पेशा पहले कुछ इज्जतदार काम करिए, फिर मैं लूँगा। लेकिन उसके बावजूद उनके सीने में जो भी आग थी कि करें कुछ, वो कम नहीं हुआ। वो देशभक्ति के गीत गाती रहीं। जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ, आई बिलीव उन्होंने अपने जेवर उतार के कहे हम लोग सब जंजीर पहने, कि अपनी तरफ से वो लगी रहीं। वो है। शैलेश जैन ने पूछा है, लेकिन बुंदेलखंड में बेड़िया समुदाय के बारे में पूछेगा। ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग, किसने पूछा है फिर? शैलेश जी ने। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कम्युनिटी है, ट्राइबल कम्युनिटी है जो जंगलों में रहती है, और बहुत ही अद्भुत और अलग सी कम्युनिटी है, क्योंकि इसमें शुरू से लड़कियों का इस पेशे में उतरना बहुत ही स्वाभाविक है, और इसमें कोई निंदा वाली बात ही नहीं है। सो इट्स इंटरेस्टिंग कि वो बोले, लेकिन ऐसे बहुत बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं। दिस इज़ वन कम्युनिटी जहाँ बिल्कुल स्वाभाविक है, माँ अपनी बेटियों को खुद सिखाती हैं, और ये सदियों से चला आ रहा है, कोई नई बात नहीं है। ये सदियों से चला आ रहा है, लेकिन बावजूद इसके उनको भी कोई एक्नॉलेज कर तो रहा नहीं। और अगर वो इतना खुलकर स्वीकार कर रहे हैं पेशा, तो उसमें इसका मतलब वो शर्म या हिचक भी नहीं मानते हैं। पर फिर भी मैंने तो मतलब आज मैं पहली बार जब इस पर बात कर रहा हूँ तो ये सब सुनने को मिल रहा है कि इस तरह की कम्युनिटीज़ भी हैं, और ये भी सुनने को मिल रहा है कि उन्होंने हिंदुस्तान के इतिहास में छोटे छोटे ही किस्से सही लेकिन बनाए तो हैं। बिल्कुल। तो और अब केवल उन्हें हम सेक्स वर्कर मानते हैं। बिल्कुल। क्या अभी भी नाच गाना होता है कोठों पर? मैं गई नहीं हूँ नितिन, लेकिन मुझे तो
एक ज़माना था जहाँ जब कोठों पे जाते थे तो शास्त्रीय संगीत वही होता था। उसके बाद जब अंग्रेज़ आए और चीज़ें बदलने लगी जैसे हम कह रहे थे, उसके बाद उनके पेट्रन्स भी बदलने लगे। तो एक ज़माने में जहाँ राजा महाराज होते थे, अमीर ज़मींदार होते थे, वो बदलने गए और फिर छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्टर्स उनके पेट्रन्स हो गए, जिनको शास्त्रीय संगीत में बिल्कुल कोई इंटरेस्ट रुचि ही था। नहीं थी। जिस चीज़ में इंटरेस्ट था वो बेचने लगे। हाँ, जो उस ज़माने में था बॉलीवुड और फिल्मों के गाने, तो फिर वो हाँ, ये भी फिल्मों तो के है, गीत, वो कोठों से विदा भी तो हो गया गाना बजाना, बिल्कुल। क्योंकि वो तो फिर एक खास रेडियो तरह आ का पेशा हो गया भाई। गया और मुंबई या दिल्ली से सिनेमा, रेडियो बिल्कुल, ये सब चलने लगा। बिल्कुल। और उनका गाना बजाना भी उसमें भी बदलाव आ गया। इनफैक्ट मैं बताऊँ आपको, अभी पिछले दिनों मैं कहीं बोलने गया था, तो वहाँ मुझे पढ़ने को मिला, समझने को मिला, जब मैं थोड़ी तैयारी कर रहा था, कि जो शुरुआती रेडियो है हिंदुस्तान में, उस पर गाने जब चलाने थे तो कुछ मिला नहीं। तो जो एक अंग्रेज़ साहब थे जिन पर ये जिम्मा था कि हाँ रेडियो सेटअप करें, तो मिरासियों से, तवाइफों से उन्हें बुला के उनसे कहते थे कि गाना गाइए, प्लीज़ गाना गाइए। हाँ, और उनके बिल्स क्लियर नहीं होते थे, क्योंकि जिन्हें बिल क्लियर करने थे उनकी नज़र में तो वो वहीं थी बस। हाँ, ये तो वेश्या है। बल्कि बहुत इंटरेस्टिंग आपको एक बात बताऊं कि जब वो कहते थे कि प्लीज़ आ जाइए, कोई तो गाना गा ले, तो शुरू में बहुत हिचकिचाहट थी। क्योंकि कईयों को लगता था कि ये किस तरह का अजीबोगरीब मशीन है, संस्कृति है तो हाँ, एक तो वो, दूसरा कि ये मशीन ऐसा है कि मेरी आवाज़ जब्त हो जाएगी। अच्छा। कईयों को परमिशन नहीं मिली, कईयों को भय था, कईयों को था गुरूर था कि मैं भाई अपनी कला को इस तरह से बंद कमरे में क्यों गाऊं मैं? वही नहीं, और सब इतने आराम से नीलाम क्यों करूं, मतलब आप आइए मेरे कोठे में फिर सुनिए मुझे। तो शुरू में कई अड़चने आई, बाद में तो जैसे आज भी हम देख रहे हैं, टेक्नोलॉजी को कोई रोक तो सकता नहीं है, वो तो बढ़ ही जाता है। लेकिन तवाइफों के लिए आसान नहीं था। कई हैं जिन्होंने रेडियो और सिनेमा की तरफ फिर मुड़ गई और बहुत नाम कमाया। जड्डन भाई जैसे, उनको तो सभी जानते हैं क्योंकि नरगिस की माँ थी और पहली म्यूज़िक प्रोड्यूसर थी आमी अपने ज़माने में। कई हैं जो उस दिशा में गए, लेकिन वहाँ भी बहुत भेदभाव रहा उनके प्रति, क्योंकि आपको पता है उनको मेन, जब जैसे AIR पे जब अगर गाने बुलाया जाए उनको मेन दरवाजे से अंदर आना अलाउड ही नहीं था। वो पीछे के प्रवेश द्वार से अंदर आए, वहाँ से जाएं। उसके बाद अगर श्रीमती या देवी अपने नाम के साथ वो जोड़ने लगें कि थोड़ा मतलब रेडियो में फिर अलाउ हो जाएगा, क्योंकि अगर बिन ब्याही हो तो अलाउड नहीं था। तो बहुत आसान भी नहीं था। एक ज़माना था जब अंग्रेज़ कह रहे थे प्लीज़ आके गाइए, उसके बाद हो गया कि, और वही अंग्रेज़ जो हैं उनके लिए कुछ कर नहीं रहे थे, बल्कि अगर थोड़े बहुत सालों तक वो पेशा चलता भी तो भी इन्होंने उसकी जो है कब्र खोद दी। और सिर्फ अंग्रेज़ों को मैं नहीं बोलूँगी, जैसे मैं कह रही हूँ हमारे समाज में भी, हमारे नेताओं ने भी, और अगर आप एक्चुअली एनालाइज करें तो इसमें गलती उनकी भी नहीं है। जब अंग्रेज़ हम पे जब शासन ही उनका है, उनकी आदतें, उनकी बातें, उनकी पॉलिसी, उनकी किताबें, तो वो असर, उनकी विचारधारा हम तक आएगी ही। और हमारे राजा राम मोहन रॉय हुए, विद्यासागर हुए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, और ऐसे हमारे लेखक टैगोर वगैरह, सब लोग इन्फ्लुएंस तो होते ही हैं जब पढ़ो। तो जो भी कारण हो, जैसे मैं कह रही हूँ, हिस्ट्री तो अपने बहाव में सबको लेके बहता जाता है, और बस वो रह गई गुमनाम, उनकी दास्तान कहीं खो गई। अभी बात करते हुए मुझे लग रहा है कि इस पर बहुत काम होना चाहिए। मतलब ये तो एक किताब है जो आपने लिखी, हिस्टोरिकल फिक्शन है, इसमें आपकी कहानी है, आपकी कल्पना भी है, लेकिन इस पर मतलब एकेडमिक तौर पर मुझे पता नहीं काम हुआ है नहीं हुआ, लेकिन अगर हुआ है तो खोज कर पढ़ना समझना चाहिए, क्योंकि एक समाज का बड़ा तबका है जो बहुत बढ़िया पैसे भी कमाता था और एक टाइम पे सम्मानित भी था, बिल्कुल, और कॉन्ट्रडिक्टरी, उनके आसपास कोई दिखना भी नहीं चाहता था। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग बात की। कई जर्नल्स वगैरह हैं, किताबें भी हैं, लेकिन काफ़ी नहीं हैं। वही कह रही हूँ, आई थिंक हम लोग के उनको समझने के मौके हम लोग के पास बहुत ही सीमित हैं, बहुत ज़्यादा हैं नहीं। तो और वो कॉन्ट्रडिक्शंस आर इंटरेस्टिंग, और मेरी किताब में भी मैं वही चेष्टा करती रहती हूँ कि वो कॉन्ट्रास्ट ऑफ ऐसी, अगर जैसे स्वार्थी औरत हो, एम्बिशियस औरत हो, ये सब जो शब्द है ना, वो स्त्रियों के लिए प्रयोग करना हम हिचकिचाते हैं, बिकॉज़ हमारे दिमाग में और हमारे समाज में स्त्रियों का दर्जा वो बिल्कुल देवी और माँ के रूप में जो है, बस वही रह जाता है।
लेकिन जैसे मैंने कहा आपसे, असलियत तो वो है नहीं। असलियत में हम, आप और मैं और आपके ऑफिस में इतनी सारी लड़कियां हैं। आप पूछ के देखें, अमन, ये मर्दों के साथ भी है कि आपको अपनी तनख्वाह की बात करनी हो, आप हिचकिचाएंगे, है ना। लेकिन वहाँ पे गुहा जान जो थी वो कहती थी कि मेरे महफिल में बैठना हो तो 1000 रुपये से कम नजराना अगर हो तो बताइएगा, पर्सनल ट्रेन भेजिए, मैं नहीं आऊँगी। कुछ तो कॉन्फिडेंस होता होगा कि मुझे अपने हुनर पे गर्व है। उनकी फ़ोटोज़ आपने कभी देखी, उनकी तस्वीरें देखी ना, पुरानी ज़्यादा कुछ है नहीं, थोड़ी बहुत जो भी हैं, तो उनके बैठने के अंदाज में ही एक अकड़ थी। मतलब फ़ोटो देख के ही, मतलब इतनी कहानियाँ सिर्फ छवि देख के समझ आती हैं कि मतलब वो जिस तरह से कैमरा को देखती हैं, जिस तरह से बैठती हैं, मतलब कहानियाँ तो वहीं से स्टार्ट हो जाती हैं। इस पॉडकास्ट के अंत में अगर कुछ जोड़ना चाहें तो ज़रूर जोड़िए, क्योंकि सच में अब मुझे ये हो रहा है कि पूछने कहने से बेहतर है कि ज़रा खोजा जाए। मतलब बहुत है, और आपके जैसे इसमें अगर लिखने बहुत पढ़ने के और लिए। भी हैं तो बस फिर तो नहीं, अच्छा है ना, जैसे आपने लिखा, अभी मैंने कोठा गोई की बात की, अब लोग ढूंढ रहे हैं, शायद लिख भी रहे हैं, क्योंकि आप एक बहुत लंबे वक्त तक उस तबके को नज़रअंदाज कर नहीं सकते। उसने बहुत बड़ा प्रभाव, बहुत बड़ा उसका प्रभाव रहा है हमारी हिंदुस्तानी कला संस्कृति पर। इनफैक्ट पढ़ाकू पार्टी वाला जो हमारा ग्रुप है, उस पर इतने क्वेश्चंस आए हैं, सारे तो मैं ले भी नहीं सकता हूँ, और मुझे यकीन है कि सारों पर हम जवाब दे भी नहीं पाएंगे, क्योंकि उसमें इतना रिसर्च करने की ज़रूरत है। और ऐसा हिस्सा है वो इतना अंधेरे में रखा हुआ कि रिसर्च के लिए भी ठीक ठाक वक्त लगेगा। और नितिन, अगर जवाब नहीं आए तो मुझे लगता है वो अच्छी बात है, क्योंकि फिर थोड़ी जिज्ञासा बढ़ती है। फिर लोग अगर खुद थोड़ा पढ़ें, खुद जानें, खुद बातचीत करें, और आप जो कर रहे हैं इस क्रिटिकल, अगर आप बातचीत जारी बरकरार रखें तो फिर वो खोएंगी नहीं, वो जिंदा रहेंगी। तो अंत में कुछ कहना चाहें तो कह दीजिए। बस यही थैंक है। यू फॉर दैट। बिल्कुल, उससे ज़्यादा क्या। बिल्कुल, जो आप कर रहे हैं वही चाहिए, बातचीत जारी रहे। तो मुझे नहीं मालूम था एकता जी कि हम एक दिन तवायफ़ों पर भी एपिसोड करेंगे पढ़ाकू नितिन में, लेकिन ये अच्छा हुआ, क्योंकि हमारी कोशिश रहती है कि कोई ना कोई नया टॉपिक ढूंढें और उस पर बात हो। जिस पर सब करते हैं उस पर करने में मज़ा नहीं है, हालांकि कर लेते हैं हम, लेकिन ये होनी बहुत ज़रूरी थी। मुझे उम्मीद है कि इस बातचीत के बाद आप अपने अपने हिस्से की जिज्ञासा जो है कुछ रिसर्च करेंगे, ढूंढेंगे, पढ़ेंगे, और अगर कुछ मिले तो पढ़ाकू पार्टी ग्रुप पर शेयर भी कीजिएगा। मैं एकता जी के साथ शेयर करूंगा। बिल्कुल। और इस पर अगर आप और आगे काम करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि मुझे लगता है कि इसमें अभी और वही बात लाइन पूरी मैं हुई आपको नहीं। भी वही लाइन मैं आपको भी बताऊंगी कि आप भी थोड़ा सा काम करेंगे, और देखने वाले और सुनने वाले थोड़ा थोड़ा, जैसे मैंने कहा, हाँ, अगर बातचीत जारी रहे तो फिर हम भूलेंगे नहीं। बाकी जो आपकी किताब है वो बिल्कुल किसी फिल्म का मज़ा देती है। आपने एकदम स्क्रीन राइटिंग के अंदाज में लिखा है, अरे वाह। सीन एक मतलब पैरेलल कहानियाँ चल रही हैं, एक न्यूज़ रिपोर्ट चल रही है, फिर साथ में कहानी चल रही है। कि मैं आपने इसका- शुरुआत कॉम्प्लीमेंट से की थी नितिन, और एंड कॉम्प्लीमेंट से कर रहे हैं। हाँ, तो मतलब ये नहीं, वो बहुत ही पूरा आपका चक्र सेट है। फॉर्मेट है। नहीं, ये चक्र है, क्योंकि बात तो इस किताब से ही निकली थी, तो इस किताब की बात पर ही ख़त्म करना चाहिए पॉडकास्ट, ऐसा मुझे लगा। तो पढ़िएगा ज़रूर। बॉक्स ऑफ फ्लाइज, हिंदी में क्या कहेंगे, झूठ का डब्बा। हाय राम, पिटारा एटलीस्ट कह दीजिए, डब्बा तो बहुत ही रूड हो गया। मुझे लगा आपकी हिंदी बहुत अच्छी है। नहीं, बहुत ख़राब भी है। बहुत ख़राब आपने है। डब्बा बना दिया। बहुत सुंदर किताब है, थैंक यू। तो पढ़िएगा ज़रूर। हिस्टोरिकल फिक्शन है, लेकिन इसके बाद, इस हिस्टोरिकल फिक्शन को पढ़ने के बाद, मतलब जब पढ़ेंगे तब तो मज़ा आएगा ही। और पैरेलल कहानियाँ चलती हैं, बहुत सारे पात्र हैं, वो भी ऐसे जिनके बारे में हम ज़्यादा नहीं जानते, ऐसी दुनिया से आते हैं। लेकिन इसके बाद जो जिज्ञासा बढ़ेगी तो कुछ गूगल भी कीजिएगा, कुछ डॉक्यूमेंट्रीज ढूंढिएगा, कुछ मिले तो साझा कीजिएगा, मैं इनसे करूँगा, शेयर करिएगा। क्योंकि मेरे इंटरेस्ट की जो सूची है उसमें एक टॉपिक अब ये दर्ज हुआ आपसे बात करने के बाद। चलिए, मैं टिक कर दूंगी बॉक्स। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, इतने धैर्य से सुना। अगले गुरुवार फिर हाजिर होंगे पढ़ाकू नितिन में। बाकी तो radio@aajtak.com मेल ID है ही, वरना तो पढ़ाकू पार्टी आपकी शरण में है भाई, उस पर लिखा कीजिए, गाली दीजिए, तारीफ कीजिए, पर बने रहिए वहाँ। बहुत शुक्रिया।